आप कभी किसी को, अभी मैं संजय मिश्रा जी को एक लैंग्वेज के लिए गया था, अपनी एक फिल्म मैंने की गुटली, तो मुझे लग रहा है मैंने उनको पढ़ाया जितना ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा मैंने उनसे सीखा। वो इतने सीनियर हैं, उनको इतना समझ है चीज़ों की, इतना थिएटर किया है। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स के लिए मैंने काम किया है ना, नाम आपको पता ही है, सब गूगल पढ़े हैं। लेकिन बहुत मज़ा आता है, क्योंकि एक बड़ा एक्टर जब आपके सामने कार से उतरता है बड़ी महंगी, तो फिर आपको बोलता है हाय सर आप कैसे हैं, तो मुझे लगता है अभी ठीक है, मैंने कुछ किया है। कोई बात हो रही है क्या सर आप क्या कर रहे हो दिन भर, मैंने कहा दिन भर यार हम लोग खाना बनाते हैं, कुछ खाते हैं, थोड़ा लैपटॉप में कुछ टीवी नहीं है, मैंने कहा टीवी यार है नहीं अभी, कहना अच्छा ठीक है। फिर उसने और हमारे 2-4 दोस्तों ने और सब लोगों ने पैसे मिला के मुझे कुछ पैसे भेज दिए। अच्छा, कहते सर आप टीवी ले लीजिए, हमें बड़ा ख़राब लगेगा आप घर में टीवी नहीं है, आप टीवी इंडस्ट्री में काम करें, आपका टीवी नहीं है। तो फिर मैंने टीवी लिया। इसी को देखिए जरा, इसकी पन्नी देखिए, आपको समझ में आ रहा ना कि 25 साल काम करने वाला आदमी अगर आज एसी लगा के रखा हुआ है तो उसमें पैसे नहीं कमा। ये एसी हमारी एक एक्ट्रेस हैं, नाम नहीं लूँगा उनका, मेरे घर पे एक्टिंग सीखने आई, तो उन्होंने बोला कि प्रवीण गर्मी लग रही है, पुराना पंखा, मैं इस मकान अभी शिफ्ट हूँ 10-12 दिन पहले वो शिवारे में रहता था, तो मैंने पंखा चेंज करवाया। फिर अगले दिन बोलती हैं वो कि अभी गर्मी लग रही है, टू हॉट। मैंने कहा क्या करें, अच्छा टू हॉट। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैंने फिर एक एसी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने अपने राइटर दोस्त को बोला यार कुछ पैसे दो, मुझे एसी लेना है। तो तुरंत पैसे दे दिए, तुरंत मतलब तुरंत 1 दिन लगाया। सबसे पहला डिस्कशन मेरे को इसी पे करना है कि आप मुंबई जब आए थे, जिस भी शहर से थे आप, तो हीरो बनने आए थे क्या? नहीं, हीरो कोई बनता नहीं है। अच्छा, या तो हीरो होता है या नहीं होता है, या होता है या नहीं होता है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मैं जब मुंबई आया तो मेरे मन में एक्टिंग करने का बिल्कुल विचार नहीं था। एक्टिंग करने का विचार जब मेरे मन में था उस वक्त मैंने थिएटर शुरू किया था। मैंने कहा था मैं एक्टिंग सीखूंगा, करूंगा, और मैंने बहुत सारा थिएटर किया, 18-20 साल थिएटर किया। और ये थिएटर कहाँ पे कर रहे थे आप? मैं लखनऊ में। अच्छा, लखनऊ से? हाँ, लखनऊ में हमारे गुरु थे जितेंद्र मित्तल जी, वो अभी 3 दिन पहले उनका स्वर्गवास हुआ है। उनके सानिध्य में मैंने एक्टिंग सीखी, फिर बहुत सारे डायरेक्टर के साथ काम किया, बहुत सारे राइटर्स के साथ काम किया। और एक वक्त ऐसा आया कि मुझे लगा कि हाँ मैं कुछ गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि हमें तो गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो फिर मैंने लोगों को गाइड करना शुरू किया, ख़ासतौर से छोटे बच्चों के लिए मैंने काम करना शुरू किया। और वो बच्चे हर फील्ड से थे, मतलब कुछ ऐसे बच्चे थे जो फिज़िकली मेंटली हैंडीकैप थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो बहुत गरीब थे, स्लम्स के बच्चे थे, कुछ ऑर्फनेज के बच्चे थे। तो बचपन से ही मेरी और मेरे पापा, जो कि अभी रिटायर्ड क्लास 1 ऑफिसर हैं, मैं देखता था कि वो सोशली बहुत कमिटेड थे, और मुझे भी वो संस्कार मिले कि मैंने कहा मैं भी सोसाइटी के उन लोगों के लिए ज़रूर काम करूँ जिनको मौके नहीं मिलते हैं। तो फिर मैंने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, एक्टिंग सिखाना शुरू किया, और वो इतना ज़्यादा अच्छा रहा, इतना ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिला मीडिया से और लोगों से कि आज की तारीख में 25 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए, और करीब 8-9 हज़ार बच्चे मैंने ट्रेन किए हैं। फिर बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं। फिर 8 साल पहले जब मैं मुंबई आया तो यहाँ पे मुझे अलग अलग प्रोफाइल में काम करने का मौका मिला। उसकी वजह ये थी कि थिएटर करके बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी। तो हम लोग लाइट करना भी जानते हैं, हम लोग मेकअप करना भी जानते हैं, हम लोग सेट लगाना भी जानते हैं, एक्टिंग, राइटिंग, सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो ऐसे आदमी के लिए मुंबई में काम करना आसान होता है कि अगर आपको कोई एक काम ना चल रहा हो तो आप दूसरा काम करो। जैसे अभी मैं एक फिल्म लिख रहा हूँ, शादीबाद नाम से है, इरम जी हैं उसकी प्रोड्यूसर, इरम फरीदी हमारी मित्र हैं। तो राइटिंग कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे एक्टर्स को भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, सना खान और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, नाम बताऊँगा आपको। तो ये है कि मैं खाली नहीं रहता कभी, मुझे लगता है कि काम करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर एक मशीन है, और अगर इसको आप काम नहीं करो ना तो उसको वर्कशॉप की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैं कर रहा हूँ, और अब इतना अच्छा हो रहा है कि मैं तो कोविड के समय भी बहुत परेशान नहीं रहा। नॉर्मली मैं देख रहा था काम नहीं था लोगों के पास, लोग बहुत परेशान थे, लेकिन अच्छी बात ये रही कि मैंने खूब सारा काम किया और काफ़ी लोगों की हेल्प करने की कोशिश की, जितना मेरे पास संसाधन थे, सोर्सेज थे, और मैं करता चला आ रहा हूँ। यही सब चल रहा है। जब आप पहली बार मुंबई आए होंगे तो मेरे को अभी 2023 चला, तो 8 साल पहले कब? 2015 13 अप्रैल को आया था मैं। 13 अप्रैल 2015 को। तो उस समय क्या उम्र रही होगी आपकी, और जब मुंबई आए तो क्या सोच के आए थे कि मुझे मुंबई में जाके क्या करना है, एज ए एक्टर वर्क करना है या क्या करना है? नहीं, मुंबई अभी जो मैं 13 अप्रैल 2015 को आया तो मैं मुंबई शिफ्ट होने के लिए आया था।
उससे पहले मैं 1-2 बार आता जाता रहता था, जैसे मैं दोस्तों के साथ आया, या कई बार क्या हुआ कि हमारे थिएटर ग्रुप से कोई बच्चा जाना चाह रहा है एक्टिंग करने के लिए मुंबई, तो मुझे लगता था ये जाएगा भटकेगा, तो मैं उसके साथ आता था, यहाँ पे उसको रुकवाता था, कोई इंतजाम करके भाई किसी घर में आप पीजी रह लो या कोई सस्ता सा मकान मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे खर्चा बहुत है मकान वगैरह का ना, पगड़ी देनी पड़ती है, सिक्योरिटी, ब्रोकरेज, तो बहुत सारे खर्चे हैं, फिर नई गृहस्थी की तरह सजाना पड़ता है सामान वगैरह। तो मैंने कहा ये दिक्कत ना हो, क्योंकि हमें तो कोई गाइड करने वाला नहीं था, पर मैंने कहा मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो मैं साथ में आता था, कोई भी लड़का या लड़की आता था, मैं मुंबई आता था साथ में, फिर 2-4 दिन वो रुकते थे, को सेट करके फिर मैं चला जाता था। तो ऐसे मैंने कई साल किया, और मुझे लगा कि मेरे साथ के बहुत सारे थे मेरे साथी, मेरे कलीग सीनियर थे, मेरे बहुत जूनियर थे, अच्छा काम कर रहे थे। तो सब लोग कह रहे प्रवीण तुम मुंबई क्यों नहीं जा रहे हो, लखनऊ में क्या कर रहे हो, वहाँ पे जाके काम करो। तो मैंने कहा लखनऊ में काम अच्छा चल रहा है मेरा, बच्चों को सिखा रहा हूँ, लेकिन वो ये ना कि लखनऊ हो या कोई भी छोटा शहर एक कुएं जैसा होता है, हमको लगता है ये दुनिया है। तो मैं जब मुंबई आया, मैंने कहा बड़ा विस्तार है चीज़ों का, यहाँ पे हम बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने आप। तो फिर मैंने मन बनाया और गया, कुछ पैसे लेके मुंबई आ गया 2015 में। और इतना ब्लेस्ड था मैं कि आप बिलीव नहीं करोगे कि 1 घंटे के अंदर ही मैंने जॉब लग गई। मतलब मैं मुंबई पहुंचा हूं, कहीं मैं चाय पी रहा हूं, फ़ोन आता है यहाँ पे जॉब है क्रिएटिव डायरेक्टर की, और मैं वहाँ पे गया और मेरा सिलेक्शन वहाँ पे हो गया, और मैं तब से लगातार काम कर रहा हूँ। कुछ शोज़ मैंने लिखे, कुछ वेब सीरीज़ भी लिख रहा हूँ, और एक्टिंग की ट्रेनिंग देता हूँ मैं, पर्सनली एक्टर्स को सिखा रहा हूँ। और जो सेलिब्रिटी होते हैं या उनके बच्चे होते हैं, उनको मैं घर जाके या अपने घर बुला के सिखाता हूँ। ये चल रहा है। अब बात निकली है तो यही बता दीजिए, क्रिएटिव डायरेक्टर जो होता है उसका क्या काम होता है, वो क्या काम करता है बेसिकली? देखिए मैं बहुत ईमानदारी से आपको एक बात बताऊँ, टेलीविज़न में मैं बहुत सारे क्रिएटिव डायरेक्टर्स को जानता हूँ, उनका काम भी देखा है। मुझे लगता है कि उसमें से आधे ऐसे लोग हैं जिनको काम भी नहीं आता, और उनके रेफरेंस गूगल से निकालते हैं। मैं बहुत छोटी छोटी बातें मैंने देखी हैं कि उनको नहीं पता होती हैं, और चूँकि हम लोग थिएटर करते हुए आए हैं, तो हमको लगता है कि ये लोग बहुत इलॉजिकल तरीके से चीज़ें कर रहे हैं और तैयारी के साथ नहीं आते। हाँ, 2 चीज़ बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, मास कॉम वगैरह करके आते हैं, वो सब चीज़ें ठीक है। लेकिन मुझे बड़ा दुख है ये कहते हुए कि टीवी इंडस्ट्री में मैंने बहुत सारे क्रिएटिव देखे हैं, बहुत अच्छे भी देखे हैं, बहुत मेहनती देखे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मैंने देखे हैं, मैं मानता हूँ आधे से ज़्यादा क्रिएटिव मैंने ऐसे देखे हैं, इनको काम उतना नहीं आता जितना उनको सैलरी मिलती है। लाखों रुपए सैलरी लेते हैं वो। इवन मैंने कितने शो किए जहाँ पे मैं असिस्टेंट क्रिएटिव था, और मेरे क्रिएटिव डायरेक्टर जो भी थे या थी, वो मुझसे चीज़ें पूछते थे और रेफरेंस निकलवाते थे, और मुझे गूगल से निकाल के देते, ऐसे करवा दो, ऐसे करवा दो। तो मुझे लगता है इस काम में कुछ मज़ा नहीं है। टीवी तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा मैं क्रिएटिव डायरेक्टर तो नहीं बनूंगा टेलीविज़न में। हाँ, टीवी में लिख सकता हूँ, शोज़ लिख सकता हूँ, वो मैंने किया, लेकिन टीवी में सॉरी क्रिएटिविटी नहीं है बिल्कुल। हाँ, फिल्म में और वेब सीरीज में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, वो दिखता भी है ना। आपको टीवी का कोई एपिसोड याद नहीं रहता, आपको फिल्में याद रहती हैं, आपको वेब सीरीज याद रहती है, यही अंतर है। फिर भी आपने ये तो बताया नहीं कि क्रिएटिव डायरेक्टर का काम क्या होता है। काम मैं आपको बताता हूँ। काम 3 क्रिएटिव डायरेक्टर का नाम है, जो भी क्रिएटिवली जो भी इसके एस्पेक्ट हैं, जैसे हमारे शो का लुक क्या है, हमारी कॉस्ट्यूम्स कैसे रहेगी, हमारा बैकड्रॉप क्या है, बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग मेहनत करते हैं, है ना। कि लाइक अगर हमने एक कहानी दिखाई है कि यूपी की कहानी है, तो हम वहाँ पे वही चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जो यूपी के गांव में, यूपी के शहरों में जो वहाँ का अपना कल्चर है। क्योंकि मैंने इसमें अच्छी सी बात मैं ये बता रहा हूँ कि इस पर भी कई बार होता है कि हम कोई राजस्थान का शो दिखा रहे हैं, उसमें चीज़ हम साउथ की इस्तेमाल करके कर रहे हैं, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका कलर कॉम्बिनेशन क्या है, आपका बैकड्रॉप क्या है, आपकी कहानी कैसे मूव कर रही है, पीछे कैसे लोग होने चाहिए, उनका पहनावा क्या होना चाहिए, लुक क्या होना चाहिए, मतलब कपड़े से लेके बाल, आपके जूते चप्पल सैंडल, हर चीज़ पर नज़र रखी जाती है। ये भी क्रिएटिव काम है, लुक पे खास तौर से। इसीलिए ज़्यादातर महिलाएं क्रिएटिव हैं, क्योंकि वो कपड़ों को लेके बहुत कंसर्न रहती हैं कि कैसा लुक होना चाहिए। दूसरा, कहानी को लेके भी बहुत सारा काम होता है कि हमारे डायलॉग, हमारी स्टोरी कहाँ जा रही है, कैरेक्टर कहाँ जा रहे हैं, उन सब पे ध्यान रखना पड़ता है। गलतियाँ ना हो डायरेक्टर से, कैमरामैन से, उन सबका पूरा सिंक करते हैं। इसके अलावा टीवी शो का और चैनल का जो अपना इंटरेक्शन होता है, उसके लिए भी बिल्कुल एक ब्रिज की तरह काम करते हैं क्रिएटिव। आपके फादर क्लास A1 ऑफिसर थे, और भी मैंने एक फिल्म बनाई थी NGO, उसके गाने वगैरह अब आ गया, फिल्म भी बहुत जल्द आएगा। तो उसमें जो पूर्व जज थे उसमें वो इन्वॉल्व थे, और उनके जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। तो कुल मिला करने मतलब जिसके पिताजी क्लास A1 ऑफिसर रहे हों, तो वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी गवर्नमेंट जॉब में जाएं या अच्छा किसी मुकाम पे हैं। तो आपके पिताजी ने कैसे आने दिया इस लाइन में, क्योंकि सक्सेस का रेशियो तो यहाँ इतना अच्छा है नहीं कि इस लाइन में कोई आने दे अपने? नहीं, उसकी 2 बड़ी अच्छी वजह हैं, वो मैं आपको बताता हूँ जी। पापा के क्लास 1 ऑफिसर होने से मुझे कोई ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पापा इतने ही ईमानदार आदमी थे
कि अगर वो क्लर्क भी होते तो मेरी लाइफस्टाइल ऐसे ही रहती। लेकिन अच्छी बात ये थी, उनके जो संस्कार थे, उनकी जो ईमानदारी थी, उसने मुझे बड़ा अपील किया। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि मुझे लगता है यार हम, मेरे पापा जो भी पैसा कमाते हैं वो सोचलिक खर्च करते हैं। मतलब मेरे 3 बहनें हैं, हम 2 भाई हैं, 5 लोग, तो हमारी फैमिली बड़ी है। दूसरा हमारे चाचा, हमारे मामा, हमारे जो पूरा एक खानदान होता है ना, उसमें मैंने देखा कि मेरे पापा का ना कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है। मतलब वो लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते रहे हैं, है ना। और मैं देखता रहा हूँ शुरुआत से, तो मुझे लग रहा है कि एक आदमी का समाज के लिए काम कर रहा है, तो एक वक्त आता है ना कि अगर हम लोग कहते हैं ना एक हीरो है और हम उसको हीरो बना देते कि हम 100 रुपये का टिकट लेके उसको हिट करा देते हैं, तो अगर ऑडियंस नहीं होगी तो हीरो भी नहीं बन सकता। तो उसको पे बैक करना चाहिए कि जो ऑडियंस हमारे साथ हमें इतना प्यार कर रही है। मैंने कई बार देखा है एक्टर लोग बदतमीजी कर देते हैं, है ना। अभी आप भी देखते रहते हो, तो उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो। तो मुझे ये लगता है कि अगर सोसाइटी के लिए कुछ किया जाए, अगर मेरे पापा ने वो किया, मैंने वो सब चीज़ें देखी, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी एक एक्टर बन के या इस फील्ड में आके कुछ ऐसा करना चाहिए कि सोसाइटी को मैं कुछ दे सकूं। और बच्चों को एक्टिंग सिखाना और यूथ को एक्टिंग सिखाना उसी की शुरुआत थी, क्योंकि मैं जब एक्टिंग सिखाता तो फीस नहीं लेता था, तो वैसे ही मैं गरीब था, ऊपर से मैं फीस भी नहीं ले रहा हूँ। तो मुझे लोग कहते तुम पागल है क्या, तो इतने पैसे खुद लगा रहा है। मैं खुद अपने प्ले प्रोड्यूस करता था, अपने खुद पोस्टर छापता था, टाइपिंग खुद करता था, अपने पोस्टर मैं खुद जाके चिपकाता था। और कई बार ऐसी जगह जाते थे कि यहाँ पे बड़े बड़े लोग दिखते थे, सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े थिएटर के लोग थे, तो मैं अपने चेहरे पे रुमाल लगा के या कुछ मास्क ऐसा कुछ लग करके मैं जाता था और ऐसे पोस्टर चिपकाता था। ये कहेंगे यार ये प्रवीण चंद्रा जोश ग्रुप का मालिक है, और मेरा ग्रुप सबसे बड़ा थिएटर ग्रुप है पूरे यूपी का। तो इतने सारे लोगों को मैंने पढ़ाया है, तो मुझे लगता था ठीक है यार इसमें गलत काम तो नहीं है, मैं मुँह क्यों छुपा रहा हूँ। लेकिन तब ऐसा था क्योंकि लोग आपको जज करते हैं। लेकिन मैंने फिर काम सीखा, मैंने इतना सारा काम किया, मुझे लगा काम से ही आपकी पहचान बनती है। इससे नहीं पहचान बनती है कि आपके पिताजी माताजी क्या हैं या आप किस जगह से आए हैं। आप जो काम करते हैं ना, वो काम आपको आगे लाता है। जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगा, अमिताभ बच्चन साहब के पापा बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन का कद इतना बड़ा हो गया, वो इतने बड़े हिट हो गए कि अब उनके नाम से उनके पापा की पहचान है कि हरवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पापा हैं। पहले इसका उल्टा होता था ये कौन है लड़का, अरे हरवंश राय बच्चन का बेटा है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जो काम करते हो वो आपको पहचान दिलाता है, बाकी तो कहने की बात है। लेकिन पापा ने मुझे कभी रोका नहीं, ऐसा तो नहीं कहूँगा। हर माँ बाप अपने बच्चों को ऐसी फील्ड में जाने से रोकते हैं जो रिस्की हो, लेकिन हम लोग की अपनी ज़िद होती है, हम लोग अपना जुनून होता है, और कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसा काम करते ज़रूर हैं कि मम्मी पापा को लगता है यार ये ठीक कर रहा है, इसको जाने देते हैं। ये लव मैरिज करने जैसा है कि मम्मी को लड़की पसंद नहीं आती, लेकिन जब देखती हैं यार ये तो प्यार भी दबा रही है, खाना भी बना रही है, सब कुछ कर रही है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, नहीं नहीं लड़की ठीक है, क्योंकि होता है। तो हमारे घर वालों ने मुझे रोका ज़रूर, लेकिन उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। आज भी मुझे कोई परेशानी होती है तो मेरे मम्मी, मेरे पापा, इवन मेरे भाई बहन इतना ज़्यादा प्यार करते हैं मुझे, मतलब मुझे लगता है मैं दुनिया का सबसे ब्लेस्ड आदमी हूँ। मेरी एक आवाज़ पे वो खड़े हो जाते हैं। मतलब मैं कई बार इतना परेशान होता हूँ तो मुझे हर तरह की, मतलब केवल पैसे रुपए की बात नहीं, हर तरह का जो एक सपोर्ट होता है ना, एक भावनात्मक सपोर्ट, एक गाइडेंस, वो मुझे मिलता है। तो मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ। फैमिली को लेके, फ्रेंड्स को लेके, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हज़ारों और हज़ारों लोग को मैंने एक्टिंग सिखाई, उनकी फैमिली के साथ भी मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो मैं तो मानता हूँ कि, लेकिन माँ बाप ये चाहते ज़रूर है कि मेरा बेटा ऐसी जगह जाए जो सुरक्षित हो, इसमें उसको कोई दिक्कत ना हो। ख़ास तौर से लड़कियों के लिए मैं बोलूँगा कि उनको लगता है कि ये शहर बड़ा अजीब सा है, बच्चे बड़े प्यारे होते हैं ना माँ बाप को, फिर उनसे दूर कोई यूपी से आ रहा, कोई बिहार से आ रहा, 1,500-2,000 हज़ार किलोमीटर का सफ़र करके, तो रिस्क होता है। लेकिन फिर भी अगर आप में जुनून है और आप काम करना चाहते हैं तो आपको सपोर्ट करते हैं। मुझे तो ऐसे माँ बाप मिले हैं और मैं बहुत से माँ बाप को देख रहा हूँ, वो आजकल बड़ा प्रमोट करते हैं अपने बच्चों को और यूथ को। उसके बाद आप बने कास्टिंग डायरेक्टर जी, और अभी मैं कुछ इंटरव्यूज़ देखता हूँ तो कास्टिंग डायरेक्टर पे कुछ आरोप भी हैं, और कास्टिंग डायरेक्टर के लिए बहुत अच्छा एक लोग अवसर भी मानते हैं कि एक जो कास्टिंग डायरेक्टर है, एक कोई बहुत बड़ा एक्टर था, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था जी। तो मैं इंटरव्यू नाम नहीं लूँगा, ठीक नहीं लगता कैमरे के सामने, वो उन्होंने कहा कि कास्टिंग डायरेक्टर एक ऐसा ब्रिज है डायरेक्टर और एक्टर के बीच का, कि वो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स को घर बिठा रखा है और बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स को उन्होंने, नए जो एक्टर्स आ रहे हैं उनको काम भी देने का काम कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने कहा कि ना मैं उनकी बुराई कर सकता हूँ, क्योंकि वो ऐसे टैलेंट को उठा के ला रहे हैं जो डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से डायरेक्ट नहीं मिल पा रहे थे, और ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने घर बिठा दिया है जिनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट था, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो पहले तो अपने कास्टिंग के बारे में बताइए कि कास्टिंग की जर्नी कैसे चालू हुई आपकी, और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके कास्टिंग के माध्यम से आगे बढ़े हैं, और इस फील्ड को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक ये
कास्टिंग जो डायरेक्टर है इसका नाम नहीं था, डायरेक्टर खुद ही ऑडिशन करते थे या फिर प्रोड्यूसर बैठ के खुद ऑडिशन करता था। ये सारा कल्चर कुछ 10 सालों में इसका वो बढ़ा है, तो किस तरीके से चीज़ों को देखिए 3 सवाल आपने किए हैं, इसका मैं जवाब बड़े विस्तार से दूंगा क्योंकि मेरी अपनी जर्नी बड़ी अलग तरह से रही है जी। थिएटर करते करते हमारी जान पहचान लोगों से होती है, बिल्कुल। हम एक्टर्स को देखते हैं, जज करते हैं और हम लोग बोलते हैं ना ये एक्टर बहुत अच्छा है या ये ठीक है, इसको सीखना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो थिएटर करने वाले आदमी के अंदर वो समझ आ जाती है करते करते कि वो राइटिंग के बारे में बात कर सकता है, वो एक्टिंग के बारे में बात कर सकता है, डायरेक्शन के बारे में बात कर सकता है। हालांकि वो बात करता भी है जिसको लोग नकार देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को लगता है ये तो थिएटर वाला आदमी तो इसको क्या ही चाय पी के सिगरेट पी के अपना निकल लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि थिएटर वाले बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। एक्टर्स को मैं देखता हूँ, मैंने यहाँ के एक्टर्स को देखा है, वो आते हैं अपनी गाड़ी से वैलिटी में जाते हैं, मेकअप कराते हैं, ग्रीन टी वगैरह पी के जाते हैं, डायलॉग देखते हैं, बोल देते हैं। एक्टिंग की तैयारी बिल्कुल नहीं करते। अब मेरा मानना है एक्टिंग बिना तैयारी के हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोगों को एक्टर बनना इतना आसान लगता है। हर दूसरा आदमी किसी ने तारीफ कर दी, यार तू तो सुंदर लगता है, स्मार्ट है, तेरे बाल अच्छे, तेरी चाल अच्छी, कुछ भी करके, और वो आदमी टिकट कटा के मुंबई आ जाता है। और यहाँ पे आराम नगर में वो उसे बिल्कुल आराम नहीं मिलता है, वो घूमता रहता है इधर से उधर, बहुत परेशान होता है वो, क्योंकि तैयारी नहीं है। मेरा ये मानना है कि जब आप डॉक्टर बनने के लिए आप 5 साल पढ़ाई करते हो, डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हो, टेक्निकल कुछ भी करते हो, MBA वगैरह, आप एक्टर ओवरनाइट कैसे बन सकते हो? आपकी किसी ने तारीफ कर दी, यार आप तो देखने में सुंदर लग रहे हो, तो बड़ी क्यूट लगती है, और आप सीधे मुंबई आ जाते। नहीं, अपनी क्राफ्ट पे काम करिए। आप अपना असेसमेंट नहीं कर पा रहे तो आप दूसरे से पूछिए, मैं कैसी दिखती हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, मेरी आवाज़ कैसी है, मेरी एक्टिंग कैसी है, क्या कमी है। वो आपको दोस्त अगर अच्छा होगा तो आपको सही बताएगा, उसके बाद अपनी तैयारी करिए। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जितने लड़के लड़कियाँ नए आ रहे हैं उसमें कुछ टैलेंटेड भी हैं, कुछ बिल्कुल टैलेंटेड नहीं है, और कुछ ऐसे हैं मीडिया में कि हाँ मेहनत करेंगे तो कर सकते हैं। जो बिल्कुल टैलेंटेड नहीं है, मुझे लगता है कि उन लोगों को और भी काम कर लेने चाहिए। जैसे हो सकता है कोई अच्छा गाना गाता हो, कोई अच्छा पेंटर हो, कोई अच्छा लिखता हो, कोई अच्छा टाइप करता हो, कोई अच्छी चाय बनाता हो। यहाँ पे तो मेरा ये मानना है कि अगर आप चाय भी अच्छी बनाते हो तो आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। अच्छा सच है, कोई भी काम करते हो, आप कोई भी अच्छा काम करते हो, आपको पब्लिक आपको पसंद करती है, आपको प्यार करती है। आप रात में 2-3 बजे जाके देखिए, मैं अभी आपको 4 बंगले के पास में बताता हूँ, एक पराठे लगाते हैं भाई साहब, कितनी भीड़ लगी रहती है, लोग रात भर 2-3 बजे वहाँ पे खाना खाने आते हैं, क्योंकि वो उनको अच्छा लगता है। ऐसी बहुत सारी दुकानें आपने देखी होंगी जहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, और ऐसी बहुत सी दुकानें देखी होंगी जहाँ पे लोग जाते नहीं हैं। तो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारी जगह देखी है। तो काम के ऊपर ये डिपेंड होता है। कास्टिंग की बात मैं कर रहा था, कास्टिंग मेरा आना एक संयोग था कि मैं बहुत सारे एक्टर्स को जानता था। थिएटर किया तो NHT से, FTI से, और जितने भी ड्रामा स्कूल्स हैं, BNA है हमारे लखनऊ में ही है, तो उसके सामने में रहता भी था, तो एक्टर से मेरा इंटरेक्शन होता रहता था। फिर एक मैंने फिल्म शुद्रा की थी आज से 10-12 साल पहले, मेरे दोस्त ने करी थी वो, तो उन्होंने कहा प्रवीण एक फिल्म कर रहे हैं, आप भी आओ और कुछ एक्टर्स को चाहिए मुझे। तो मैंने अपने थिएटर ग्रुप के काफ़ी बच्चे वहाँ पे भेजे, उन लोगों ने उसमें काम भी किया, बड़ा अच्छा काम भी किया। तो मुझे लगा ये भी ताकत है मेरे पास कि मैं किसी एक्टर से बात करूँ तो आ जाते हैं। फिर मैंने अभी एक बड़ी फिल्म की जिसका नाम था टी फॉर ताजमहल। उस फिल्म में क्या था कि मुझे बुलाया गया था बच्चों को एक्टिंग सिखाने के लिए। नसरुद्दीन शाह वाली? नहीं, वो तो ताज अभी आई है, मैं बता रहा हूँ 5 साल पहले। अच्छा। तो टी फॉर ताजमहल फिल्म का नाम था, आबिद रिजवी इसके प्रोड्यूसर थे, वो अभी नहीं रहे, और किरीट खुराना जी इसके डायरेक्टर है, नेशनल अवार्ड विनर है वो। तो मैं बच्चों को सिखाने गया, फिर उन्होंने कहा कि प्रवीण एक्टर यहाँ से मुंबई से लेके चलेंगे। मैंने कहा यहाँ से लेके आप मत चलिए, आप लखनऊ में शूट कर रहे हैं, इलाहाबाद में, तो वहीं के बच्चों को ट्रेन कर दूंगा। तो कैसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा मैं करूँगा, आप एक बार ट्राई करके देख लो, और अगर वो होता है तो उनको लेंगे, नहीं एक्टर तो यहाँ पे हैं ही। पर मैं गया इलाहाबाद, 1 महीने मैंने बच्चे की वर्कशॉप करी, उनको ट्रेनिंग दी, 600-700 बच्चे थे उनके स्कूल में, उनको ट्रेन करके मैंने तो बच्चे छांटे। फिर उन बच्चों के वीडियोस बनाए, वो वीडियो हमने यहाँ पे भेजे अपने प्रोड्यूसर साहब को, तो चौंक गए, उन्होंने कहा तो बस अच्छा कर रहे हैं। तो उन बच्चों को लेकर फिर हमने फिल्म शुरू करी। उसमें रवीना जी हैं, अली फॉकनर, विदिता बाग है, मनोज भावा हैं, बहुत सारे एक्टर थे। तो जब मैंने एक्टर को लाना शुरू कर दिया तो फिर मुझे लगा अरे तो एक्टर्स मेरी उस पर आ जा रहे हैं। तो उसके बाद फिर काम शुरू हो गया। फिर जब भी अभी इंडस्ट्री कुछ बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनकी भी मैंने काफ़ी हेल्प की है। उनके जो असिस्टेंट्स हैं, हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं, तो वो बोलते हैं प्रवीण से एक्टर को ला दो, उस एक्टर को ला दो, ऐसे ला दो, वैसे ला दो। तो मैं ले आता था, मैं पैसे भी नहीं लेता था उनसे। तो मुझे लग गया कि मैं ये काम कर सकता हूँ। उसके बाद फिर मुझे काम मिलने लगा। पैसे वैसे मांगता नहीं हूँ मैं, और पैसे मिलते भी नहीं हैं, तो मैं कहता हूँ चल भाई ठीक है, लेकिन 10 लोगों को अगर काम मिल जाता तो मुझे लगता है कि मेरा पैसा मुझे मिल गया। तो वही सोशल कमिटमेंट वाली बात है। तो मैं कर देता हूँ काम, लेकिन कास्टिंग करना मुझे बिल्कुल अच्छा लगता नहीं है। कास्टिंग मैं केवल इसलिए करता हूँ कि मैं अपने साथ के लोगों को ऑब्लाइज कर सकूँ, क्योंकि कास्टिंग में
अच्छी बात है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं, लड़के लड़के गिफ्ट देते हैं, बहुत पार्टी वार्टी भी ऑफर करते हैं। अच्छा। पर मैं उन सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ। हाँ। मैं कोई नशा नहीं करता, सिगरेट शराब ये सब जो चीज़ें होती हैं मैं बिलीव नहीं करता। मैं बस चाय पीता हूँ, काम करता हूँ, फिर चाय पीता हूँ। अच्छा, कास्टिंग से ही एक कॉम्प्रो शब्द बहुत परिचित है, मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री में, हमारी मुंबई इंडस्ट्री में और किसी भी इंडस्ट्री में जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, तो क्या ऐसा सच होता है? आपने ऐसा महसूस किया कि ऐसा होता है या नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? होता है। उसकी वजह है कि ऐसी बहुत से लड़के लड़कियां हैं जो जल्दी काम पाने के लिए सामने से ऐसी चीज़ें बोलते हैं, कास्टिंग वालों को बोलते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि बिना आपकी मर्जी के मैं आपका एक पेन भी नहीं निकाल सकता आपकी जेब से। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत सेंसिटिव सी बात है। मैं यहाँ पे आने वाले लड़की लड़कियों को इस बात के लिए खुद बोलता हूँ कि आप कंप्रोमाइज़ मत करो। क्यों करो कंप्रोमाइज़? आप काम अच्छा करो, और अगर कोई ऐसा कहता है या करता है कि मैं कंप्रो करके आपको काम दूंगा, तो आप उसकी रिपोर्ट करो, उसको सोशली बताओ। हमारे पास ऐसे बहुत से लड़के लड़कियाँ सामने से आते हैं जो इस तरह की बातें करते भी। मैं कहता नहीं, इससे बिल्कुल काम नहीं मिलेगा कि आप कंप्रोमाइज़ करो, कि आपको काम आपकी स्किल पे मिलेगा, उसकी तैयारी करो। कंप्रो से काम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि अगर ऐसे काम मिलने लगे तो फिर सबको ही काम मिल जाएगा, और सबको काम इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि अगर आप कंप्रो करने के लिए बहुत सारे लोग हैं तो उनका भी तो ऑडिशन ही होगा, उनको भी तो शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा कि भाई 50 लोग मेरे सामने हैं। मतलब एक तरह से एक बात है कि 50 तरह की डिश मेरे सामने रखी हुई है खाने के लिए, दाल रोटी सब्जी पनीर चिकन विकन, तो मैं खिचड़ी तो नहीं खाऊंगा। सही है, आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। तो आदमी उसमें से भी अच्छी चीज़ लेने की कोशिश करेगा। तो मैं ये बात मानता हूँ कि अगर किसी एक्टर को लगता है कि वो कंप्रो करके किसी कास्टिंग वाले से काम पा सकता है, तो ऐसा मुश्किल है और बहुत उसमें भी बहुत कंपटीशन है, तो वो मत करिए, अच्छी चीज़ नहीं है ये। मेरा ये मानना है कि कंप्रोमाइज़ जो वर्ड है ये बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। बहुत से लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं, बहुत से लोग कंप्रोमाइज़ कराते भी हैं। आपको उससे बचना है। ये उस तरह की बात है कि शराब बिकती है, हाँ। अब आपको पीना है नहीं पीना आप डिसाइड करोगे ना, कोई आपके मुंह में जाके नहीं देवड़ से डाल देगा। तो कंप्रोमाइज़ करना है नहीं करना ये आपके ऊपर है। ऐसा कभी नहीं होता। मैं तो बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स को जानता हूँ, लगभग सभी मेरे दोस्त हैं। हो सकता है उसमें से कुछ लोग ऐसी चीज़ें करते हों, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन अगर करते भी हैं तो ये आपके ऊपर है कि आपको उनसे मिलना है नहीं मिलना है। ये वन वे है ही नहीं, ये टू वे है। आपको काम पाना है, आप उनको पैसे देते हो, आप उनको कुछ भी चीज़ ऑफर करते हो, वो लेते हैं, ये आपका उनके बीच में की बात है। आप काम करिए। हाँ, काम कैसे मिलता है ये मैं आपको बताता हूँ। बहुत से एक्टर कहते हैं मैं कास्टिंग डायरेक्टर के पास गया, अपना प्रोफाइल भेजा और मुझे काम नहीं मिल रहा है। काम इसलिए नहीं मिल रहा कि आप में टैलेंट कम है या ज़्यादा है, काम इसलिए नहीं मिल रहा है कि अगर एक नौकरी है और 10,000 लोगों ने अप्लाई किया है तो किसी एक को ही मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी, जो कास्टिंग डायरेक्टर है उस नए लोगों को वो उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि नए लोगों को वो देखे जाने। उसको लगता है यार मैंने उस एक्टर से काम कराया था, ठीक किया था, उसको बुला लेते हैं, उसके साथ उनकी ट्यूनिंग है, रिपीट करते हैं, मतलब एक कम्युनिकेशन है और उसका काम देखा जांचा परखा है। इसमें कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं है। जैसे आप ही एक एक्टर हो और मैंने आपका काम देखा है, मुझे अच्छा लगा, तो मैं आपको बुला लूंगा ना, क्योंकि मुझे पता है कि ये काम मेरा 2 मिनट में हो जाएगा। मैं फ़ोन करूंगा, गौतम भाई आ जाएंगे। ठीक है। अब मैं किसी नए लड़के को देखूं, उसका ऑडिशन लूं और उसका ऑडिशन ख़राब हुआ, मैं इसको दोबारा बोलूं, उसमें जो समय ज़ाया होगा ना, उतना समय कास्टिंग वाले के पास नहीं होता, उतना समय हमारी अथॉरिटी के पास नहीं होता, ना मेरे प्रोड्यूसर के पास, ना प्रोडक्शन हाउस के पास। तो वो ऐसे ही काम मिलता है। तो मैं लोगों से ये कहता हूँ कि आप अपने एरिया के जो लोग हैं, जैसे मैं लखनऊ से हूँ तो लखनऊ के सारे कास्टिंग डायरेक्टर को बोलता हूँ कि भाई लखनऊ के जो लड़के लड़कियाँ उनको आप प्रेफरेंस दो, उनको आप काम दो, उनका काम देखो। तो ऐसे अगर हर आदमी अपने एरिया के लोगों को भी प्रमोट करे ना तो सबको काम मिल सकता है, मतलब ज़्यादा काम जनरेट हो सकता है। अदरवाइज केवल ओपन ऑडिशन, अब अभी मैंने लिखा है कि मुझे हीरो चाहिए, एक सुंदर सा गोरा सा लड़का चाहिए जैसे कि रिक्वायरमेंट है। अब अगर कोई सांवला सा लड़का मुझे भेजेगा तो वो उससे फिट नहीं बैठेगा। बिल्कुल सही है। ये बॉडी शेमिंग की बात नहीं है, लेकिन उस कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, डिमांड है। तो वो बोलता है हाँ, अब वो बोलेगा कि नहीं यार मैं तो अच्छा एक्टर हूँ, मुझे नहीं लिया। तो आप अच्छे एक्टर हो, हमें इसमें हीरो लुक चाहिए, हमें इसमें अंग्रेज की तरह बंदा चाहिए, हमें इसमें एक साउथ अफ्रीकन काला आदमी चाहिए। तो जैसा रिक्वायरमेंट है वैसे ही एक्टर चाहिए होगा। तो असेसमेंट सबका खराब है। मुझे कोई लड़की ऐसी नहीं मिलती जो सेकेंडरी रोल करना चाहे, उसे लीड एक्टर ही करना है। तो मैं बोलता भी हूँ, मैंने कहा अगेन कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ आपके लुक की या किसी चीज़ की, लेकिन आप हीरोइन बनने के लिए जो क्राइटेरिया हमारे प्रोडक्शन ने बोला है बस उसमें फिट नहीं बैठ रहा। हमारी कॉल है ही नहीं। मैं तो थिएटर का हूँ, मैं तो मुझे पता है कि 4 फीट के आदमी को भी मैं राजा बना सकता हूँ अगर उसका कन्विक्शन है, उसकी एक्टिंग अच्छी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी। हम लोग करते रहे हैं। हमारे थिएटर में जो रानियाँ बनती तो काली काली लड़कियाँ होती थी, लेकिन वो एक्टिंग इतनी अच्छी करती हैं कि पब्लिक को लगता है, एक बिलीव हो जाता है। ये तो पूरा लुक का मीडियम है।
140 करोड़ लोग हैं यहाँ पे, हम कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करेंगे? हम किसी काले आदमी को, किसी ज़्यादा सुंदर नहीं दिखने लड़की को हीरो नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। ये ज़रूर हो सकता है, जो मैंने सुना है कि अगर आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हैं, तो कई बार मेरे बाल बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे। आपने मेरे बाल की तारीफ करी, बाल को बांध लेता हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि ये ज़रूर होता है कि अगर कोई कास्टिंग डायरेक्टर ऐसा है या प्रोडक्शन में कोई बंदा ऐसा है जो कंप्रोमाइज़ करने के लिए बोल रहा है या वो चाहता है, तो भी मेरा ये मानना है कि उसके लिए भी वो एक अच्छे एक्टर को ही लेगा जो कंप्रोमाइज़ करने को भी तैयार हो। उसमें ऐसा नहीं करेगा कि आपको एक्टिंग नहीं आती हो, आप कंप्रोमाइज़ करो, आपको ले ले, ऐसा नहीं। ये मेरा मतलब मेरा मानना है। मैं ये सब चीज़ें बहुत करीब से देखता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर को जानता हूँ, मैं बहुत सारे एक्टर्स को जानता हूँ, नए लड़के लड़कियों को जानता हूँ, और ये सब चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा है। कास्टिंग डायरेक्टर भी हो गए आप, अब राइटर भी हैं आप, तो कुछ उसके बारे में भी बताइए। देखिए, राइटिंग तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ। मैंने अपने स्कूल के अलावा हर जगह लिखा है। जब मैं थिएटर में आया तो मैं पढ़ता था किसी का कोई लिखा हुआ और मुझे लगता था ये अच्छा तो लिखा है, लेकिन इसको अगर मैं होता तो ऐसे करता। और ये जो भी क्रिएटिव आदमी होता है उसके अंदर ये होता है, चाहे आप एक्टर ही क्यों ना हो, आपको लगता है यार मैं अगर एक्टर होता ना तो मैं इस सीन को ना ऐसे करता। वो मैं उसको अच्छा है बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक अपनी एक पहचान होती है ना, कि आपकी एक पर्सनालिटी होती है, आपका एक होता है। तो मैंने कुछ लिखा ऐसे ही रैंडमली, और वो लोगों को अच्छा लग गया, लोगों ने पसंद किया। उसके बाद हम एक प्ले कर रहे थे, आज से 20-25 साल पहले की बात है। तो उस प्ले में बहुत सारी गालियाँ थी, और मुझे वही कैरेक्टर मिल गया जिसमें गालियाँ थी। मेरा पहला प्ले होली प्ले का नाम था। मैंने कहा मेरे अपने मम्मी पापा को प्ले देखने लाऊंगा तो वो कहेंगे तुम माँ बहन गालियाँ बक रहे हो, ये क्या है ये, क्योंकि उनको थिएटर भी नहीं पता था। तो मैंने उनको बोला कि डायरेक्टर राइटर को कि क्या मैं इस गालियों को चेंज कर सकता हूँ? क्या लगे कैसे? मैंने कहा जैसे माँ की गाली लिखी हुई है तो मैं उसमें कुछ दूसरा शब्द लिख दूँ, बदमाश या कपटी या कुछ ऐसे। तो कहने लगे यार इसमें क्या होगा ना कि पूरा वो मूड बदल जाएगा। तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैं गाली को बदल दूंगा, लेकिन आपको एहसास नहीं होगा कि मैंने वो गाली नहीं दी। तो कहने चल ट्राई करते हैं। तो मेरे एडसेस में करता रहा। मैंने अल्टीमेटली बोला नहीं मैं गाली ही दूंगा। तो बड़े खुश हुए, चलो ठीक है प्रवीण अपने दिमाग नहीं लगा रहा है। और जब शो शुरू हुआ तो मैंने जो डायलॉग खुद लिख रखे थे मैंने वो डायलॉग बोले, और वो लोगों ने बहुत पसंद किए, बहुत ज़्यादा पसंद किए, क्योंकि वो मतलब निकल के आ रहा था, है ना। क्योंकि मेरा वो मूड, डायलॉग बोलने का जो तरीका, वो जब पूरा बॉडी लैंग्वेज जो मैनरिज्म था वो था गुस्से वाला, वो गाली देने वाला, तो लोगों ने पसंद किया। तो और मेरे डायरेक्टर ने भी तारीफ भी की, मित्तल जी है ना, अभी तो 3 दिन पहले उनका निधन हुआ। तो मुझे लगा कि यार मैं ठीक है लिख सकता हूँ। फिर मैंने लिखना शुरू किया और लोगों को पसंद आया। फिर मैंने बहुत सारे नाटक लिखे, बहुत सारे नाटक प्रोड्यूस किए, और वो जर्नी चलती रही। अभी मैं जो फिल्म भी लिख रहा हूँ और कुछ वेब भी लिख रहा हूँ। तो बहुत सारे टीवी शोज़ के मैंने कॉन्सेप्ट दिए हैं, बहुत सारी मैंने घोस्ट राइटिंग भी की है, कुछ राइटर्स के लिए नाम नहीं बताऊँगा, बट ये प्रोसेस है, इसमें कुछ भी अनोखा और नया नहीं है। आप एक्टिंग कोच हैं, अगर किसी भी युवा जो अब आ रहे हैं मुंबई या अभी है मुंबई में और आपसे उनको एक्टिंग का ट्रेनिंग लेना हो तो क्या करना पड़ेगा उनको? सबसे पहले तो उनको समय देना पड़ेगा। कितना? ये उसके ऊपर डिपेंड है। अभी मैं जिस बच्ची को पढ़ा रहा हूँ उसने मुझे बोला सर मुझे 1 घंटे आप देना। अब इंडिविजुअल क्लास देते हैं या एक साथ? मैं इंडिविजुअल क्लास देता हूँ, एक बच्चे को एक बार। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। पहले जब मैं वर्कशॉप और एक्टिंग क्लास लखनऊ में करता था तो बहुत सारे बच्चे आते थे। मतलब मेरा पूरा जो संगीत नाटक एकेडमी का हॉल है ना, उसमें 70-80 बच्चे एक साथ आ जाते थे। अच्छा। और आज की तारीख में एक बच्चे को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए। मैं 70 बच्चों को कंट्रोल कर रहा हूँ, तो आप सोचो मेरा साइकोलॉजिकल कितना मेहनत मैंने की होगी। 70 बच्चे मेरे साथ क्लास में हैं, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, मेरे असिस्टेंट भी रहते थे 2-3, और उनके प्ले कराता था मैं। बहुत पसंद, जोशी बचपन नाम से एक फेस्टिवल करता था मैं लखनऊ में, और वो इतना हिट हुआ कि क्योंकि उसमें क्या होता था, मैं नॉर्मल बच्चों को पढ़ाता था, फिर बहुत हाई फाई बच्चों को पढ़ाता था, फिर स्लम्स के बच्चों को पढ़ाता था, और उन सारे बच्चों को एक ही मंच पे हम परफॉर्म कराते थे। तो मुझे लगता था इस सोसाइटी के लिए कितना अच्छा है कि ये ऊंच नीच की जो दीवार है ना वो इससे मिटती है, कि एक गरीब बच्चा भी है और एक अच्छे पैसे वाला बच्चा है, तो वो सेम स्टेज शेयर कर रहे हैं। वो बहुत सराहा, लोगों ने बड़ा पसंद किया हमारे लखनऊ में। जोशी बचपन उसका नाम था, मैंने कई साल किया, वो 15 साल उसको चलाया मैंने। फिर मुंबई आ गया मैं, और अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं इंडिविजुअल बच्चों को या पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करता कोचिंग में। कोचिंग का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ बता रहे हो और आपके साथ 10 लोग बैठे हैं, वो 10 के ऊपर अप्लाई नहीं होती। हर इंसान का अपना एक IQ लेवल अलग है, आपका साइकोलॉजिकल लेवल अलग है, आपकी एज अलग है, आपकी समझ अलग है,
आपका इंटेलिजेंस ही अलग है। तो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ हो सकता है वो इनको समझ में आ रही, उनको कम समझ में आ रही हो, सामने वाले को लगे तो बहुत मैं सीखा हुआ हूँ, ये मुझे आपके बता रहे हैं। तो मैं इंडिविजुअल क्लास करता हूँ, मैं ट्यूशन करता हूँ। तो अभी मैं जिन एक्टर को सिखा रहा हूँ उनको या तो मैं अपने घर बुला के ट्रेनिंग देता हूँ या उनके घर जाके ट्रेनिंग देता हूँ पर्सनल, होम ट्यूशन। हाँ, उससे 2 फ़ायदे हैं। एक तो इंडिविजुअल आप काफ़ी ध्यान से उनको पढ़ा सकते हो, दूसरा पैसे ठीक मिलते हैं। अच्छा। तो अभी मैं कुछ बड़े एक्टर को सिखा रहा हूँ, एज ए हीरोइन कुछ लोग लॉन्च हो रहे हैं उनको मैं पढ़ा रहा हूँ। और वैसे मैंने काफ़ी एक्टर्स को लैंग्वेज की, डिक्शन की ट्रेनिंग दी है। बहुत सारे शोज़ की, बच्चों वाले शोज़ में मुझे स्पेशली बुलाया जाता है कि क्योंकि बच्चों के साथ मैं 4 साल के बच्चों से लेके 80-90 साल तक के लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो पढ़ाते पढ़ाते मुझे बहुत सी चीज़ें आई, बहुत सी चीज़ें मैंने बच्चों से सीखी, क्योंकि ये 2 वे होता है। आप कभी किसी को, अभी मैं संजय मिश्रा जी को एक लैंग्वेज के लिए गया था, अपनी एक फिल्म मैंने की गुठली, तो मुझे लग रहा मैंने उनको पढ़ाया जितना ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा मैंने उनसे सीखा। वो इतने सीनियर हैं, उनको इतना समझ है चीज़ों की, इतना उन्होंने थिएटर किया। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स के लिए मैंने काम किया है ना, नाम आपको पता ही है, सब गूगल पढ़े हैं। लेकिन बहुत मज़ा आता है क्योंकि एक बड़ा एक्टर जब आपके सामने कार से उतरता है बड़ी महंगी, तो फिर आपको बोलता है हाय सर आप कैसे हैं, तो मुझे लगता है अभी ठीक है, मैंने कुछ किया है। तो अभी जो लास्ट मूवी मैंने की इसका नाम गुठली था, संजय मिश्रा जी का, तो कल्याणी मूले थी। कल्याणी मूले मराठी के बहुत अच्छे एक्टर है, अभी नेशनल अवार्ड जीता था न्यूड फिल्म के लिए, NSD पास आउट है। रोहित चौधरी अभी मेरा एक भाई, उसने भी एक फिल्म की है, हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है। इसके अलावा उसमें सुब्रत दत्ता हैं, सुब्रत भाई भी नवाज भाई की बैचमेट ही NSD थी। तो हमारा बड़ा अच्छा कनेक्शन रहा है क्योंकि थिएटर के लोग हैं, तो थिएटर के लोगों से हमारा बहुत जल्दी एक कम्युनिकेशन हो जाता है और बड़ा मज़ा आता है। बहुत अच्छा समय गुजारा हम लोगों ने शूटिंग की नासिक के पास, बच्चों को ट्रेनिंग दी, लैंग्वेज सिखाई, उसके डायलॉग्स को भी हम लोगों ने बुंदेलखंडी लैंग्वेज करने की कोशिश की। तो 5-6 लैंग्वेज आती हैं, हम इतना घूमे हैं, मेरठ, इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, पूरा हिंदुस्तान घूमे हैं। तो पढ़ाने में जाता रहता हूँ, कहीं से कॉल आती है, IIT वालों ने बोला तो इंदौर में जाके पढ़ा के आया, यहाँ से भी बहुत सारे एक्टिंग स्कूल से बुलाते रहते हैं। तो जो ठीक लोग उनके साथ मैं जाता हूँ, मैं सबके पास जाता भी नहीं हूँ, मुझे पता है कुछ एक्टिंग स्कूल केवल पैसे कमाने के लिए खोल रखे हैं लोगों ने, मैं नहीं जाता उनके पास। अभी फ्यूचर प्लान क्या आपका, मतलब आपने कास्टिंग कर लिया, आपने एक्टिंग कोचिंग दे रहे हैं आप, राइटिंग कर ली, बाकी बहुत सारे और भी काम कर रहे हैं, और क्या क्या प्लान है? देखिए अभी मुझे प्रोड्यूसर बनना है। और मुंबई आके मुझे ये पता चला कि प्रोड्यूसर वो आदमी होता है जिसके पास पैसे नहीं होते हैं। मुझे तो लगा पैसे हैं तब बनना है। प्रोड्यूसर वो होता है जिसके पास पैसे नहीं होते, हाँ वो पैसे अरेंज कर सके, उसके वो जोड़ तोड़ कर सके, वो थोड़ा झूठ बोल सके। अच्छा। मेरे बड़े ख़राब तजुर्बे रहे हैं प्रोड्यूसर्स को लेके, मैंने देखा है पैसे नहीं होते हैं, फिल्में बनाना शुरू कर देते हैं, फिल्म आधी बनती है, रुक जाती है, मतलब ऐसी ऐसी फिल्में बनी हैं, मैंने देखा पूरी फिल्म बन गई, इसको रिलीज़ करने के पैसे नहीं हैं, या एक्टर्स को देने के पैसे नहीं हैं, या कि आपको 100 रुपये देने तो भाई तू 10 रुपये ले ले, 15 रुपये ले ले, मामला सुलटा ले, ऐसे करके बहुत सारी फिल्में बनती हैं। और जिस तरह से एक्टर के साथ होता है ना कि 100 एक्टर जाते हैं उसमें से 1-2 लोगों का सिलेक्शन होता है, ऐसी फिल्मों का भी है कि 100 फिल्में जाती हैं उसमें 10-12 फिल्में रिलीज़ हो पाती हैं, बाकी फिल्में किसी न किसी वजह से रुक जाती हैं। या पैसे की कमी है, एक्टर्स की कोई लड़ाई हो गई है, कोई ईगो क्लैशेज हो गए हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर की बात नहीं हो रही है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं बहुत करीब से देखता हूँ क्योंकि मैं फिल्मों से जुड़ता हूँ, तो पता चला मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, राइटिंग के लिए जा रहा हूँ, एज ए क्रिएटिव वहाँ पे जा रहा हूँ, कुछ सिखाने जा रहा हूँ, ये दोस्ती में जा रहा हूँ। कई बार ये होता है ना कि प्रवीण आज प्लीज़ सेट पे आ जाओ, कुछ लाइनें मेरी करा दो। अब मुझे पता पैसे नहीं मिलने वाले, पर मेरा दोस्त एक्ट कर रहा है तो उसका एक्ट अच्छा होना चाहिए, तो मैं उसको सिखाने चला जाता हूँ, बताने चला जाता हूँ। मैंने बहुत सारा काम किया मुफ्त में, लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं है कि आपको पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, आपको सम्मान भी नहीं मिल रहा और फिल्म नहीं आ रही है। अभी मेरी की हुई कम से कम 3 फिल्में रुकी हुई हैं, जिसके लिए मैं प्रोड्यूसर्स को बोलता हूँ कि आप मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है, तो मैं आपको पैसे अरेंज करवा के दे दूँ। मेरी जान पहचान है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो पैसे लगाने को तैयार हैं, लेकिन झूठ बोलते हैं वो। तो जब झूठ बोल रहे हैं तो पता ही नहीं चलता चीज़ों को। अभी संजय मिश्रा जी को आपने जो फिल्म में हेल्प किया, मतलब एज ए लैंग्वेज कोच, तो जो बड़े एक्टर होते हैं जो नॉन फेस होते हैं, इनका बिहेवियर कैसा होता है? मतलब नॉर्मल उन बच्चों की तरह सीखते हैं जो वो होते हैं, या देखिए डिपेंड करता है। मेरा ये मानना है कि जो भी बड़े एक्टर होते हैं, और वो बड़े इसलिए होते हैं कि वो काम अच्छा करते हैं शायद। तो अब संजय जी तो गुरु आदमी हैं, इतने सीनियर हैं, और संजय जी या और भी जो बड़े एक्टर्स की मैं बात करता हूँ, वो बहुत मेहनत करते हैं, और इस मेहनत से वो इस मुकाम पे पहुँचे भी हैं। उनका बिहेवियर मेरे साथ तो बहुत ही अच्छा रहता, हम लोग साथ में एंजॉय करते थे, हम लोगों ने साथ में खाना खाया, नाच रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और बहुत अच्छे हैं, बहुत जिसको बोलते हैं ना बहुत हम्बल हैं। और मेरा बस चले तो मैं अपनी हर फिल्म में संजय जी को रिपीट करना चाहूँगा, इतने अच्छे इंसान हैं। और भी बहुत सारे एक्टर के साथ मैंने काम किया है, मैंने रवीना जी के साथ काम किया है, मैंने बहुत सारे एक्टर, अर्जुन कपूर के साथ, परिणीति चोपड़ा के साथ, लेकिन
मज़ा आता है जब नए बच्चे आते हैं, उनके साथ भी मज़ा आता है, उनको सीखने को मिलता है, उनसे उनको सिखाने को मिलता है, और सीनियर एक्टर से बहुत सीखने को मिलता है, हर तरह की चीज़। इट्स नॉट अबाउट एक्टिंग, आप बिहेवियर सीखो, आपको कैसे प्रेजेंट होना है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये भी वो एक्टर बताते हैं। तो मैं तो बहुत सीखता हूँ, मैं तो बच्चों से सीखता हूँ। अभी मैं कुछ बच्चों को सिखा रहा हूँ, वो 4 साल के बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे हैं, उनमें क्या एनर्जी है, क्या क्या चीज़ें नई नई वो बताते हैं, उनका विजन ही अलग है। तो मुझे लगता है वही लोग हैं जो हमें अभी जवान रखे हैं। अदरवाइज मेरी उम्र में तो आदमी बहुत बूढ़ा महसूस करता है, I'm 47, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, अभी तो मैं बहुत जवान हूँ, बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा काम कर रहा हूँ। सर आपका जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, पिताजी का पूरा एरिया बैकग्राउंड क्या था, हालांकि आपने बता दिया है। मैं बता देता हूँ। मेरा जन्म तो लखनऊ में ही हुआ था, लेकिन हम लोग रहने वाले गाँव के बुंदेलखंड के रहने वाले हैं। अब पापा क्लास 1 ऑफिसर बने तो उनके ट्रांसफ़र बहुत सारी जगह हुए हैं। हम लोग मध्य प्रदेश में भी रहे हैं, मेरठ में रहे हैं, हम लोग कानपुर, लखनऊ, हमीरपुर, बहुत जगह रहे। तो मकान हम लोगों ने फिर विकास नगर लखनऊ में बनाया था। तो मेरी थिएटर की पूरी शुरुआत लखनऊ से हुई, और लखनऊ में मेरे पापा रिटायर हुए हैं, तो वहीं पे हम लोग रह रहे थे। तो वहाँ पे बहुत सारा थिएटर किया। इसके बाद पढ़ाई की, मैंने एनडीए क्वालिफाई कर लिया था। मैंने एनडीए में फिर गया नहीं, बिकॉज बाल कटाने की सब बातें हो रही थी। मेडिकल के बाद में गया ही नहीं ट्रेनिंग। अपने बाल से इतना प्यार था? बालों से मुझे बड़ा प्यार था, अभी भी है। तो उसमें ना छोटे छोटे बाल रखते हैं ना, किसी भी तरह की फौज हो। तो मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा। फिर उसके बाद मैंने रेलवे में जॉब करी, उसको छोड़ा। फिर मैंने बैंक में छोड़ा, फिर मैं कॉर्पोरेट में आ गया, रिलायंस, वोडाफोन, एयरटेल, बहुत सारे टेलीकॉम सेक्टर मेरा रहा। और मैं एरिया रीजनल मैनेजर था रिलायंस में, जब मैं 2003-04 में काम करता था। फिर मैंने कहा नहीं यार, नौकरी करते करते थिएटर नहीं कर पाऊँगा। तो फिर मैंने पूरा नौकरी छोड़ के भूखा मरने के लिए थिएटर में आ गया, और फिर हमने बहुत स्ट्रगल किया। मतलब सोचिए, एक ज़माने में हम 2 मोबाइल और पेजर लेके चलते थे गाड़ी से, अच्छी खासी सैलरी मिलती थी। उसके बाद हम थिएटर में हम दरी बिछा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं हमको, लेकिन इतना मज़ा आता था उस काम को करने में, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ज़मीन पर रहने वालों को गिरने का डर नहीं रहता। तो फिर वही मेरा रहा। और अभी भी मैं, आप देखो मेरे घर में कुर्सी सोफ़ा कुछ नहीं, मैंने आपको भी ज़मीन में बैठाया हुआ है, मैं खुद ज़मीन में बैठा हूँ। नहीं तो ये तो आप झूठ बोल रहे हो, 30-35 हज़ार का आपने वो ले रखा है, मेन 4 बंगलों के पास है आपका, तो आप कुर्सी में तो कुछ भी लगा सकते हो। नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊँ, एसी में भी तो बैठे। हाँ एसी लगा है, मतलब कैमरे दोनों ऑन है, एसी लगा हुआ है, और ये सिर्फ कहने का अच्छा, आप 50 इंच की एलईडी लगी हुई है, आप जरा, और 30-35 हज़ार रुपये का पूरा फ्लैट ले रखा है। मैं आपकी पूरी बातों का जवाब देता हूँ बहुत ईमानदारी से। आप जरा इस एसी को, अरे डिपॉजिट तो दिया होगा आपने 1.5-2 लाख रुपए का। मेरे भाई आप इस एसी को देखिए जरा, नया इसकी पन्नी देखिए, आपको समझ में आ रहा ना नया है कि 25 साल काम करने वाला आदमी अगर आज एसी लगा के रखा हुआ है तो उसमें पैसे नहीं कमाए। ये एसी हमारी एक्ट्रेस हैं, नाम नहीं लूँगा उनका, मेरे घर पे एक्टिंग सीखने आई, तो उन्होंने बोला कि प्रवीण गर्मी लग रही है, पुराना पंखा, मैं इस मकान अभी शिफ्ट हूँ 10-12 दिन पहले मैं उस शिवारा में रहता था, तो मैंने पंखा चेंज करवाया। फिर अगले दिन बोलती हैं वो कि अभी और गर्मी लग रही, इट्स टू हॉट। मैंने कहा क्या करें, अच्छा टू हॉट। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने फिर एक एसी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने अपने राइटर दोस्त को बोला कि यार कुछ पैसे दो, मुझे एसी लेना है। तो उसने मुझे तुरंत पैसे भेज दिए, तुरंत मतलब तुरंत, 1 मिनट भी नहीं लगाया, खट। मैं वो स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा। तो मैंने फिर एसी लगाया, और बाद में मैं दुकान से मैंने उनको बोला कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि मेरा ये एसी है EMI वगैरह पे कुछ हो सकता है? हाँ कोई इशू नहीं, कोटक का कार्ड होना चाहिए। मैंने कहा है कोटक बैंक का कार्ड। तो उन्होंने उसको EMI कर दिया। तो तुरंत फिर मैंने, जैसे वो 48 घंटे लगते हैं इसमें, फिर मैंने वो 40,000 रुपये जो अपने दोस्त से लिए उसको तुरंत वापस किए। वो मैं आपको दिखाऊंगा। टेलीविजन की कहानी तो बड़ी अच्छी थी, आपको बड़ा मज़ा आएगा इसकी कहानी सुनने में। ये सब किस्से हैं। मेरे एक दोस्त दिव्याप्त त्यागी, दोस्त क्या है, मैं इसको पढ़ाता था एक्टिंग, अभी वो जर्मनी में है, इंजीनियर है, बड़ा इंजीनियर है। हाँ। तो हम लोग कुछ टीवी देख रहे थे, मेरा छोटा सा टीवी था, मैं रॉयल पाम में, कोविड के समय की बात है, ऐसी कुछ बात हो रही थी, रॉयल पाम गोरेगांव। हाँ मैं रह रहा था, तो मेरा छोटा सा टीवी था, टूटा फूटा रखा था। तो कोई बात हो रही थी कि सर आप क्या कर रहे हो दिन भर? मैंने कहा दिन भर यार हम लोग खाना बनाते हैं, कुछ खाते हैं, थोड़ा लैपटॉप में कुछ टीवी नहीं है। मैंने कहा टीवी यार है नहीं अभी। कहना अच्छा ठीक है। फिर उसने और हमारे 2-4 दोस्तों ने और सब लोगों ने पैसे मिला के मुझे कुछ पैसे भेज दिए। अच्छा। कहते सर आप टीवी ले लीजिए, हमें बड़ा ख़राब लगेगा, आप घर में टीवी नहीं है, आप टीवी इंडस्ट्री में काम करें, आपका टीवी नहीं है। तो फिर मैंने टीवी लिया, और वो टीवी चला रहे थे। फिर हमारे एक मित्र थे, वो टीवी दिन रात चलाते थे, 24 घंटे, वो वेब सीरीज ये देखते थे। हमारा एक दिन टीवी फूक गया। गनीमत इस बात की थी, मैंने टीवी में वारंटी लेकर रखी हुई थी। फिर दोबारा हमारे पास नया टीवी आ गया, मैंने वो टीवी लेकर रख दिया। फिर रखा रहा टीवी, फिर बरसात आई, वो टीवी ख़राब हो गया ऐसे ही। तो मैंने फिर कंपनी में फ़ोन किया, तो वो लोग आए, कहने लगे आपको फिर नया टीवी मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत आ गई और रिमोट इसका दे दीजिए। रिमोट हमारा कहीं मिसप्लेस हो गया था, क्योंकि मैं मकान शिफ्ट कर रहा था। तो मैंने कहा रिमोट तो है नहीं, कहने आपको 3,000 रुपये देने पड़ेंगे, रिमोट नहीं है।
तो इंजीनियर ने बोला कि मैं अपने बॉस से बात करता हूँ। उसने बॉस को फ़ोन किया और तब तक हम लोग कुछ बात कर रहे थे। तो जो लेडी थी उन्होंने कहा कि आवाज़ कुछ जानी पहचानी लग रही है, जरा बात कर रही कौन है? कहने कोई प्रवीण चंद्रा है। कहने प्रवीण सर हैं क्या? तो कह रहा सर अभी 1 मिनट बात करिए। तो मैंने फोन तो करी, हेलो जीवन सर कैसे हैं? मैंने कहा मैडम आप कौन बोल रहे हैं, मैं आपको पहचाना नहीं। अच्छा जीवन मेरा कोड वर्ड है, हम लोग बहुत जो हमारे दोस्त हैं जीवन वर्ड यूज़ करते हैं। तो कह रही मैं हीत की मम्मी बोल रही हूँ। अब मुझे याद है हीत एक बच्चा इसको मैं एक्टिंग सिखाता था और हमारी फिल्म गुठली में उसने रोल किया था, बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा अरे आप कैसे? कहने लगी इस कंपनी की मैं पूरा इंडिया का वो है पूरा देखती हूँ सर्विसिंग एंड ऑल। अच्छा तो कहने की क्या हुआ? मैंने कहा मैडम रिमोट रनिंग करी इसकी ऐसी तैसी, आप रिमोट छोड़िए, टीवी उसको फ़ोन करके बोलते हैं टीवी भी लाने की जरूरत नहीं है, वो सर है मेरे बच्चे के, ठीक है, और टीवी उसको नया टीवी आप उनको देके आइए और आ जाइए। तो मैंने कहा थैंक गॉड, ये तो बड़ा फ़ोन रखा। तो कह रहा सर आपकी तो बड़ी जान पहचान है। मैंने कहा यार संयोग है ऐसा कि मैं जिस बच्चे को एक्टिंग सिखाया उसकी मम्मी इस कंपनी को हेड कर रही है यहाँ पे सर्विस में। तो वो बता रहा हूँ कि जब आपके रिलेशन होते हैं, ताल्लुकात होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे जितना भी कुछ मिला है ना अगर लाइफ में, तो वो मुझे लगता है कि मेरे दोस्तों ने बहुत मेरे लिए किया है, और शायद इसकी वजह ये भी कि मैंने दोस्तों के लिए बहुत किया है या सोचा है उनके करने के लिए, ऐसा है। तो ये टीवी मेरे पास फ्री का है, मेरा ये एसी जो मैंने लगाया अपनी हमारी हीरोइन के लिए कि वो बेचारी EMI पे उसको बेचारी को ठंड गर्मी ना लगे, उसको थोड़ी ठंडक का एहसास हो। बाकी और पैसे आएंगे तो मैं अगली बार जब आओगे ना, इसकी भी कहानी भाई इसकी कहानी बड़ी अजीब सी है, मैं आपको बताऊंगा। मेरा पहला जो लैपटॉप था वो मेरे बच्चों ने गिफ्ट करके मुझे बर्थडे पे दिया था। मैंने 8,500 बच्चों को सिखाया है। अब आप अगर सोचो कि हर बच्चा अगर 100 रुपये भी देगा तो मैं लाखों रुपये कमा सकता हूँ। फिर भी मुझे पैसे का कोई मोह नहीं है, पैसे से आप हर चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन बिस्तर खरीद लोगे, नींद तो नहीं खरीद पाओगे ना। तो मेरा ये मानना है कि पैसे ठीक है काम के लिए ज़रूरी है, बट मैं पैसे के लिए कभी नहीं मरता। मैं जिस प्रोफाइल पे हूँ या जो मैं काम कर रहा हूँ तो बहुत सारे पैसे मैं कमा सकता हूँ। मैं किसी एक्ट्रेस को लॉन्च कर दूँ, उनसे लाखों रुपये ले सकता हूँ, मैं नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए। सबकी अपनी एक एडवांटेज है, हम अपने गरीबी के दिन गुजारे, लेकिन हम बहुत खुश हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने आप को गरीब देखे। मुझे लगता है कि यार ठीक है, सब चल रहा है, अच्छा खाना खाते हैं, ठीक ठाक कपड़े पहनते हैं, ठीक ठाक चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कोई है नहीं है। सर अभी जैसे G5 हॉटस्टार या एक OTT है नेटफ्लिक्स वगैरह, ये क्लियर कंटेंट बनाते हैं, कुछ और भी हैं, उनका नाम लेना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि तारीफ और वो तो वो लोग एरोटिक्स पे काम कर रहे हैं, एरोटिक्स वेब सीरीज वगैरह बना रहे हैं या फिल्म्स बना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब बनना चाहिए एरोटिक्स सिनेमा या नहीं बनना चाहिए? देखिए इसमें तो बड़ी विवाद की बात है। मेरा ये मानना है, बीइंग ए कास्टिंग डायरेक्टर, मेरे पास बहुत सारे ऑफर आते हैं कि प्रवीण आप कास्टिंग कर दीजिए मेरी फिल्म के लिए, वेब सीरीज़ के लिए, इसमें ऐसे सीन है या बहुत बिलो द बेल्ट कंटेंट है। मैं इस चीज़ को गलत नहीं मानता। एरोटिक कंटेंट भी एक विधा तो है। हम जिस देश में रहते हैं, हमारे यहाँ कामसूत्रा की रचना भी हुई, हमारे मंदिरों में ऐसी मूर्तियाँ भी, हम लोग हर चीज़ में आगे थे, अभी भी हैं, जनसंख्या में सबसे आगे हो ही गए। लेकिन ये जो कंटेंट है मुझे लगता है ना एक खास आयु वर्ग के लोगों के लिए बनना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो गया ना कि अब हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। अब फिल्म कोई बनाते हो बेहुदा सी, उसके बकवास से घटिया से पोस्टर आप दीवारों पे लगाते हो। हाँ। अब बच्चे को कंट्रोल कर सकते हो ना टीवी पे कि चलो टीवी पर नहीं देखना है। लेकिन जब बच्चा जा रहा है स्कूल से छूट रहा है, वो देख रहा है गंदे गंदे पोस्टर्स, हीरो हीरोइन के कपड़े नहीं पहने, जो भी बदमाशी हो रही है, तो बच्चे के दिमाग पे तो फर्क पड़ेगा ना कहीं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि सेंसर है तो वो पूरा एक यूनिवर्सल सेंसर होना चाहिए। नहीं तो लेकिन जो OTT है तो उसमें तो कोई सेंसर ही नहीं ना, इधर बनाना है, OTT पे सेंसर नहीं है। लेकिन अब इंडिया की गवर्नमेंट ने तो ऐसा करके रखा हुआ है कि हम ऐसी वाहिया चीज़ें नहीं दिखाएंगे। लेकिन क्या है कि बहुत सारे OTT का जो उनकी सर्वर हैं जहाँ से वो टेलीकास्ट होते हैं वो इंडिया के बाहर हैं। किसी ने सिंगापुर में लगा रखा है, किसी ने अफ्रीका में, किसी ने अमेरिका में, तो उस पर इंडिया के रूल्स नहीं चलते ना। जैसे बहुत से लोग अभी बाहर हैं तो उनके इनकम टैक्स नहीं कटते हैं अलग तरह के, क्योंकि वहाँ की उनकी नागरिकता यहाँ की नहीं है, तो लोग उस चीज़ की काट निकाल लेते हैं। पर ये बेहुदा और ये घटिया कंटेंट नहीं बनने चाहिए, लेकिन लोग पैसे कमाने के लिए बना रहे हैं। मेरे पास बहुत ऑफर आते हैं, मेरे ख्याल से हर दिन मेरे पास ऐसे कास्टिंग करने के वो आते हैं, और मैं ऐसे बहुत सारे एक्टर्स को जानता भी हूँ जो ये सब काम करते भी हैं। मैं पर्सनली ऐसे काम करना पसंद नहीं करता हूँ। किसी की बहुत मजबूरी रही हो तो हो सकता है मैं कर दूँ, किसी की हेल्प करनी हो, लेकिन मैं कभी भी बोल्ड एरोटिक कंटेंट के लिए काम नहीं करना चाहता। एज ए राइटर भी मैंने नहीं किया है, एज ए कास्टिंग डायरेक्टर मैं नहीं कर सकता हूँ, और मैं सेट पे जाना पसंद भी नहीं करता हूँ। मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। सर इंटरव्यू ख़त्म करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अवार्ड्स हैं। ये अवार्ड तो मुझे अभी मैं झारखंड गया था, झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मुझे वहाँ मेरी मास्टर क्लास भी थी, तो मैं ट्रेनिंग के लिए गया था, और मेरी फिल्म गुटली ने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, करीब 50 से ज़्यादा अवार्ड जीते हैं। तो वहाँ के राज्यपाल ने मुझे अवार्ड दिया
साथ में हमारे सचिन जी थे, सचिन पिलगांवकर जी थे, पारितोष त्रिपाठी मेरे भाई जैसा है वो था, काफ़ी लोग थे और हमने वहाँ पे अच्छा समय गुजारा। तो ये मुझे अवार्ड मिला बेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर का। और फिर बिज ग्लैम, इसके अलावा बिज ग्लैम अवार्ड मुझे 2023 का मिला है। अभी बिज ग्लैम कंपनी कराती है तो उनको भी मेरा काम शायद अच्छा लगा होगा। ये वाला मुझे अवार्ड मिला था होप मिरर फाउंडेशन ने दिया था मेरी सर्विसेज के लिए। इसमें कास्टिंग के अलावा बाकी चीज़ें भी शामिल थी। और ये मेरी फिल्म के लिए मुझे ग्लोबल अचीवमेंट अवार्ड मिला 2022 में। ये मुझे मिला था बुंदेलखंड में, खजुराहो में। तो खजुराहो भी मैं फिल्म फेस्टिवल में गया था, राजा बुंदेला जी कराते हैं, तो उसमें मेरी मास्टर क्लास थी, एक्टिंग ट्रेनिंग मैंने बच्चों को वहाँ पे दी। तो अवार्ड्स मिलते रहते हैं, मुझे लगता है इसके बजाय मुझे कैश मिल जाना चाहिए। पैसों की जरूरत महसूस होने लगी, पैसे की जरूरत होती है। लास्ट टाइम तो मैं आपको बड़ा अच्छा किस्सा बताता हूँ। 2012-13 में मैं IPL में क्रिएटिव हुआ करता था। तब IPL इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी। तो हमारा काम था कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं उसमें 2 टीम के लिए हम काम कर रहे थे, उनकी फोटो सेशन होने थे और उनके फोटोग्राफ वगैरह के बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर तो डिस्प्ले पे जाने थे। तभी IPL बहुत नया नया शुरू हुआ था। तो मुझे जो फीस मिली थी वो बहुत कम थी, मतलब 7,000 रुपये पर डे मेरे को फीस मिला था 5 दिन का। लेकिन जिस होटल में हम रुके थे JW मैरियट में, उसका किराया था 14,000 पर डे मेरे रूम का। अभी मैं भी गया था, उसमें 20,000 था ना, 20,600 कुछ रुपए। तो मैंने सोचा यार 7,000 रुपये मुझे मिल रहे हैं और 14,000 के रूम में मैं रह रहा हूँ, इससे अच्छा मुझे सस्ते होटल में डालते हैं और 14,000 रुपये मुझे दे दें। लेकिन क्या कर सकते हैं, उनकी कॉल थी, पर बड़ा मज़ा आया। अमिताभ बच्चन साहब थे वहाँ पे, मंदिरा बेदी, सुभद्रा सार और बहुत सारे लोग थे। तो मैंने वो किया। अभी IPL इतना बड़ा हो गया, मुझे लगा कि मैं अभी IPL या जुड़ा रहता तो आज मैं करोड़पति तो होता कम से कम। पर ठीक है, मज़ा आया। तो ये काफ़ी क्रिकेटर से मेरे ताल्लुकात रहे, सौरव गांगुली, सचिन और सब लोग चल रहा है। तो सर इस इंटरव्यू को हम ख़त्म करते हैं। और जो ये मेरा चैनल है फिल्मी चाणक्य, इसको मुझे लगता है वही लोग देखते होंगे, वही मेरे सब्सक्राइबर होंगे, वही व्यूअर होंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, या तो राइटर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर है, कास्टिंग डायरेक्टर या थिएटर से जुड़े हुए लोग होंगे, वही देखते होंगे। तो जो नई युवा पीढ़ी है जो मुंबई आना चाहती है या दूर दराज, मैं 2 बातें कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर कोई भी लड़का, लड़की, कोई बच्चा या कोई भी एक्टर किसी और जगह से मुंबई आ रहा है काम करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए, तो मैं उनको एक बात बोलता हूँ कि मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितनी आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको अच्छे लोगों से मिलवा सकता हूँ, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। अगर आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है और मेरे पास वक्त है तो मैं आपको ट्रेनिंग भी दे सकता हूँ। लेकिन आप आओ तो पूरी तैयारी से आओ, क्योंकि आपने बहुत पढ़ा होगा, आप सुनते हैं कि मैं वहाँ पे घूम रहा था और डायरेक्टर ने मुझे बुला के काम दे दिया। ऐसा होता नहीं है, अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन हर जगह है, लेकिन ऐसा होता नहीं प्रैक्टिकली। आप कम से कम इतने तैयारी से आओ, इतना पैसा लेके आओ कि आप 6 महीने, साल भर यहाँ पे रुक सको, काम कर सको, काम सीख सको, मुंबई को समझ सको, मुंबई को जान सको, क्योंकि उसमें बहुत सारा समय ख़राब होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सारे एक्टर मैंने देखे हैं, वो मैं उनसे पूछता हूँ क्या कर रहे हो, बोलते सर मैं जिम जा रहा हूँ। तो जिम क्यों जा रहे हो कि तुम जिम तो अपने शहर में भी जा सकते थे। तो अब बॉडी बनाने के लिए मुंबई क्यों आए हो आप? उस बॉडी बनाने के लिए आपका जिम का खर्चा है, आपका यहाँ पे रहने का खर्चा है, मकान का किराया है, तो आप बॉडी बना के ही आओ ना यार यहाँ पे। या अगर जिम भी जा रहे हो तो उसको एक साइड में आप जिम भी जाओ, अपनी तैयारी भी करते रहो, ऑडिशन भी दो। वो काम नहीं कर रहे हैं, 6-6 महीने तक केवल जिम जा रहे हैं। तो सलाह यही है, अगर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप बहुत दिमाग से काम करिए, आप यहाँ पे आइए, लोगों को देखिए, समझिए और अपने सीनियर से पूछिए क्या क्या चीज़ें करना है, क्या नहीं करना है, किन लोगों से मिलना है। और आजकल हर चीज़ गूगल पे है। कई बार लोग कहते हैं ना कि मैं इस कास्टिंग डायरेक्टर के पास गया, वो फ्रॉड था, जेन्युइन नहीं था। सबका रिकॉर्ड है ना, आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई आदमी आपसे झूठ बोल रहा है, मैं फिल्म बना रहा हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये प्रोफाइल है, तो आप चेक कर लो, तो आपको खुद आधा तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। बाकी आप लोगों से फीडबैक लेके काम कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका स्वागत है मुंबई में, आप आइए और अपने सपनों को पूरा करिए। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। सेम यार। तो दोस्तों आज हमारे साथ थे प्रवीण चंद्रा सर, जो कि एक्टिंग कोच हैं। एक्टर बनना चाहिए था सर को मुझे ऐसा लगता है, लेकिन सर एक्टिंग कोच हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हैं और राइटिंग भी करते हैं। और लगभग 8,000 बच्चे ना, 8,500 बच्चों को एज ए एक्टिंग कोच बहुतों का इन्होंने करियर बनाया है। मैं सर का क्या कहते हैं इंस्टाग्राम ID दे देता हूँ आपका, है ना। फ़ोन नंबर देना तो सही रहेगा नहीं, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग फ़ोन करने लगे दिक्कत है। तो मैं इंस्टाग्राम ID दे दूंगा, वहाँ आप सर को DM कीजिए, जो भी हेल्प होगा सर, अगर पॉसिबल होगा तो सर आपको आपके मैसेज का रिप्लाई देंगे। और मुझे लगता है कि इंटरव्यू बहुत नॉलेजेबल रहा होगा। फिर मिलता हूँ मैं किसी नए सक्सेस के साथ, तब तक लेट्स सी यू सून, जस्ट अ बिगिनिंग। बाय बाय गाइस।